अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब एंड फाइनली हरमीत इज बैक। हम बहुत उदास हुए थे रऊफ साहब, और आज हरमीत हमें शो में वापस ज्वाइन कर रहे हैं। सांबा स्टूडियो से हमारे साथ हैं। अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। नहीं हमारे साथ हैं। ओ हरमीत दी किथे हो पाजी, शक्ल दिखाओ जरा अपनी। हरमीत की शक्ल अभी नजर आ जाएगी थोड़ी देर में। असल में कोविड बेचारे को हुआ था। हाँ। और बता रहा था बड़ी तकलीफ में। ओ नजर आ गया हरमीत, नजर आ गया। हाल है जी? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब एंड रोमा, कैसे हैं आप दोनों? बस यार कमजोर होके आ गए हो देखो। देखा ये है बड़ा, मैं क्या कहूँ, हमने बड़ा लाइट लिया हुआ है इस बीमारी को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बड़ा ख्याल रखा, लेकिन उसके बावजूद मैं भी अफेक्ट हुआ और काफ़ी अरसे तक मैं बेड पे रहा। बड़ा मुश्किल था। मैं रऊफ साहब सबको यही कहूँगा, जितने भी हमें देखने वाले हैं, कि जितना भी हो सके एहतियात करें, क्योंकि जो जिन तकालीफ से जिन मराइल से गुजरना पड़ता है वो मैं भुगत के आया हूँ। और अभी भी देखें कि कितनी वीकनेस हुई। अभी भी मुझसे बोलना भी उसी तरह नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी जो एक तो आपकी सांस जो है उसका बड़ा मसला होता है, आप सांस ले नहीं सकते हैं, फिर बोलने का जो है सिस्टम वो भी बिल्कुल वीक हो जाता है। तो वीकनेस इतनी हो जाती है, खाना पीना जो है आप बहुत भी करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, सिर्फ सिवाय 2-3 जूस आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर वॉमिटिंग, फिर चक्कर आना, तो बड़ा ही मुश्किल मरहला है जिसे मैं तो गुजरा हूँ। और मेरी दुआ है कि पूरा पाकिस्तान इससे बचे, बल्कि हम सबको एहतियात करना होगा। रूफ साहब और रोमा, आप दोनों ने भी एहतियात करना होगा। बिल्कुल, सबको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और हम आजकल मार्केट्स में बाहर निकले तो जैसे जैसे कहा जा रहा है कि कोविड की जो थर्ड वेव है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन लोग डर नहीं रहे, ना कोई SOPs को फॉलो कर रहा है। बड़ा ही गैर संजीदा रवैया हम लोगों में आज मैं अखबार में पढ़ा था, और वो उसमें ब्लूमबर्ग जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये कहा हुआ है कि जिस स्पीड पे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन हो रही है, पाकिस्तान की टोटल आबादी को वैक्सीनेशन कराने के लिए, होने के लिए 10 साल चाहिए होंगे। अच्छा, अगले 10 लंबा टाइम है। 10 बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है। देखो ना, जबकि यूके ने अपनी आधी आबादी को कर लिया है, इंडिया बड़ी तेजी से अपनी आबादी को कर रहा है, रूस ने कर लिया है, यूरोप के बहुत से ममालिक जो हैं वो बड़ी तेजी से कर रहे हैं। हमारे वसाइल कम है, तो लोगों को खुद ख्याल करना पड़ेगा। बिल्कुल, खुद ख्याल करना पड़ेगा। हाँ। और रऊफ साहब, ये भी तो कहा जा रहा है कि ये भी मसला चल रहा है कि वैक्सीन बहुत महंगी है, काफी सारे मसाइल भी हैं। हाँ जी हरमीत, बिल्कुल सही कह रहे हो। कहना चाह रहा हूँ कि वसाइल भी कम है, मसाइल भी ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम देखें, जो चीजें हम टेलीविजन पे देखते हैं और जो अखबारों में देखते हैं, उस पर प्रैक्टिकली उस पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी की बात की जाती है, तो आप सैटरडे संडे जाएं, पूरा ट्रांसपोर्ट वैसे का वैसे खुला हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप जाते हैं दुकानों की या दीगर जगहों पे, वो वैसे ही खुली हैं। हाँ, ये भी बात बताता चलूं कि जो शादी हाल और उस पर पाबंदी की बातें की जाती हैं, कुछ जगहों पे जाके मैंने खुद देखा है कि पुलिस वाले भत्ता लेते हैं, बाकायदा उन शादी हाल से पैसा लेते हैं और वहां पे शादियां कराई जाती हैं। और शादियां कैसे कराई जाती हैं, उसके लिए शादी हाल में बाकायदा डबल स्टोरीज जगह बनाई गई हैं, जहां पे नीचे शादी हाल को बिल्कुल खाली रखा जाता है, ऊपर सिरे पे शादी होती है। तो ये सिलसिला है पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। तो कोविड तो कम नहीं होगा, बढ़ेगा। हुकूमत उसी तरह सख्ती नहीं कर रही है, इंतजामिया भी इन्वॉल्व है, पुलिस तो है ही इन्वॉल्व। तो ये चीज़ है बड़ी ख़तरनाक। लेकिन अगर हुकूमत सख्ती नहीं करती तो हमें बाकायदा हमें सोचना होगा, क्योंकि ये जो मर्ज़ है, आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा होता होगा कि कितने मुश्किलात से मैं गुजरा हूँ इस बीमारी में। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। एहतियात आप सब ने, हम सब ने करना होगा। तो ये है कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन तमाम तर चीज़ों पर अमल करें जिस चीज पर अमल करके हम बच सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में वसाइल की कमी है, तो हमें खुद ही से संजीदा होना पड़ेगा और SOPs को फॉलो करना पड़ेगा, वरना सूरत हाल ख़राब होगी। और जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा था कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। और जो मईशत है वो पहले ही सफ़र कर रही है, लोगों के कारोबार वैसे ही सफ़र कर रहे हैं कोविड की वजह से, तो फिर मज़ीद भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें इससे पहले कि हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ किया जाए, हम खुद ही संजीदा हो जाएं। आप ये देखो, मैं जो बात पहले कह रहा हूँ कि ब्लूमबर्ग 10 साल कह रहा है, चलो 10 साल नहीं, कुछ कम भी कर लो,
तो साल साल लगेंगे अभी हमें इस बीमारी से निकलते हुए, और उतनी देर में हमारी मईशत क्या सस्टेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, हमारे लोग जो हैं उनके रोज़गार का क्या होगा, बीमारी कितनी फैलेगी, इस सब के बारे में हमें खुद एहतियात करनी है। देखो ना, हुकूमत तो अपनी मशीनरी के ज़रिए काबू पाने की कोशिश कर रही है और वो करेगी भी, लेकिन अगर जैसे आप बता रहे हो पुलिस वाले जिनके ज़रिए इम्प्लीमेंट करना है वही भत्तों पे लग जाएंगे, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, फिर आवाम को मतलब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। खैर यहाँ से चलते हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और अपनी हिफाजत में रखे, हरमीत, रोमा को भी, मुझे भी। मैं तो खैर एक मेरा इंजेक्शन लग चुका है वैक्सीनेशन का, एक जो है वो कल में या परसों में लग जाएगा मेरा, तो उसके 2 हफ्ते बाद मैं कहूँगा कि उसके बावजूद भी एहतियात करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ वैक्सीन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये 80% ही कारआमद है, तो फिर भी जिनको वैक्सीन लग भी गई है उनको भी उतनी ही एहतियात करनी है जितनी कि एक आम आदमी को करने की ज़रूरत है। खैर, इस पर हमने काफ़ी बात कर लिया। आज की टॉप स्टोरीज रऊफ साहब शेयर करूँ। आज की टॉप स्टोरीज ये हैं कि हमारे एक रिपोर्टर हैं इमरान खान, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज बनाया है, किला डेरावर। इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा मुश्किल है, चोलिस्तान के अंदर है, चोलिस्तान के अंदर और मैं फिर ये कहूँगा मैं वहाँ भी गया हूँ। रऊफ साहब ने पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया घूमी हुई है, हम कहीं का भी पैकेज बना लें सर यही कहेंगे कि मैं यहाँ पर भी गया हुआ, मैंने देखा हुआ है। मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, जब मैं रिपोर्टर से भी पूछेंगे और आपसे भी पूछेंगे। फिर हमारा म्यूजिक टाइम होगा, सिंगर होंगी हमारे साथ हलीमा यूसुफ और इनके साथ गिटारिस्ट होंगे उमर जुल्फिकार। फिर हम एक चाकरे आजम दरबार है ओकाड़ा में, हाँ मकबरा है, यहाँ मैं नहीं गया हुआ, लेकिन चले थैंक गॉड आप कहीं नहीं गए। लेकिन ये है कि इसके बारे में इसके बारे में हम अपने नाज़रीन को एक पैकेज दिखाएंगे। उसके बाद क्योंकि आजकल दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा है, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, और चूंकि कोविड की 3rd वेव भी है तो इसमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है या जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, तो कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम फिल्म का ट्रेलर दिखाएंगे और एंड पर सियासी मंजरनामे को शामिल करेंगे। पीडीएम की तकसीम वाज़ेह नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट के इजलास से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी का अलग-अलग इजलास हुआ, तो इमरान याकूब साहब सेनेट में एक अलग ग्रुप बना के बैठ गए। आदम नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने लीड किया, उन्होंने तकरीर की, यूसुफ गिलानी ने अलग से तकरीर की, और आपस में इन दोनों की चपकलश भी हुई इनके मेंबरान की, ये भी इसके बारे में बात करेंगे। और इमरान याकूब साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस पर मौजूद होंगे। थोड़ी सी हरमीत जरा बात कर लें ये PUBG के हवाले से। कल ही का एक वाकया है सोडीवाल में, मेरे ख्याल में लाहौर का इलाका लाहौर में, जहाँ पे एक नौजवान ने जो नशे का भी आदी है, मना करने पे अपने 3 अफराद को कत्ल कर दिया, माँ, भाभी और एक और कोई घर का फर्द था। बहन बहनोई, मतलब या बहन बहनोई है, वालदा भाभी और एक और फर्द और एक और शख्स को मतलब उसने कत्ल कर दिया PUBG से मना करने पे। बड़ी खतरनाक गेम है, आप इस हवाले से देखें, और जो इसका आदी हो जाता है उसको इस हवाले से और भी एहतियात घर वालों को भी करनी है और नौजवानों को भी करनी है कि क्या पड़ा हुआ है। आप देखिए एक ऐसी गेम है मुलव्वस होके, यानी उसमें आप इतना इन्वॉल्वमेंट आपकी हो जाती है कि आप घर वालों को मारने पे तुल जाते हैं। और फिर इस हवाले से भी हमें सोचना चाहिए कि ये जो बगैर लाइसेंस, तो हम देखते हैं कि ज़्यादा टिकटॉक और ये बनाते हुए टिकटॉकर जो हैं वो भी इस तरह ख़तरे जो हैं वो मोड़ लेते हैं। और मेरे अपने गांव में तकरीबन 2-3 दिन पहले एक 6ठी क्लास का एक बच्चा था जिसने टिकटॉक बनाते हुए वो सोली के फंदे से लटक गया और अचानक उसकी डेथ हो गई। एक इकलौता बेटा था वो। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी ख़तरनाक है और माँ बाप वालिदैन जो है उनको बड़े ख्याल रखना होगा, इन पर नज़र रखनी होगी बच्चों पर, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा हो रही हैं और बड़ी ख़तरनाक है, ज़्यादा हो रही हैं और ख़तरनाक भी हैं। और मुझे लगता है जैसे PUBG गेम है, इसमें फायरिंग है, मार धार है, टारगेट सेट करके फायरिंग है, फिर फायरिंग जब आप करते हैं, मैंने तो नहीं खैर खेली हुई, उसके बाद आपका कोई टारगेट अचीव होता है। तो मुझे ऐसे लगता है साहब के ऐसी जो गेम्स हैं वो लोगों को या बच्चों को जो खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे क्या बड़े क्या सभी PUBG के शौकीन हैं, उनको एग्रेसिव बना रही हैं। बिल्कुल सही है, ऐसी बात है, इसके बारे में एहतियात की जरूरत है। चलते हैं किला डेरावर की तरफ, चलते हैं, मतलब उसमें क्या है। फिर इसके हमारे जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे बात भी करेंगे। आई चल के पहले रिपोर्ट देखते हैं किला डेरावर। पैकेज हमने अपने नाजरीन को दिखाया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैकेज था, इंफॉर्मेटिव भी था और सहराए चोलिस्तान के करीब है किला डेरावर। चोलिस्तान के अंदर है और बहुत से किले हैं। हम जब गए थे चोलिस्तान की सैर के ऊपर, मैं बल्कि कहूँगा कि हमारी एक कोशिश है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हम टूरिज़म को प्रमोट करें। ये साइट जो है किला डेरावर की जो दीवार की है, ये तो आपने अक्सर मतलब तस्वीरों में देखी होगी। बिल्कुल। और 60 किलोमीटर है भावलपुर से, ज़्यादा दूर भी नहीं है। लोग अगर जाएँ चोलिस्तान में जाके
सफारी, डेजर्ट सफारी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वहाँ पे जीपों पे जाते हैं आप। हाँ। और उसके साथ साथ बेशुमार कलें हैं जिनकी फसीलें बाकी रह गई हैं या एक ममटी बाकी रह गई है। तो एक छोटा सा वाक़या भी मुझे याद आता है कि एक जिस वक्त एक रेस्ट हाउस के करीब एक कले की खंडरात थे, वहाँ पे हमें नज़र आए, तो हमने ड्राइवर से पूछा कि चलो इस तरफ चलते हैं, ये भी देख लेते हैं। वो कह लगे नहीं जी यहाँ भूत प्रीत होता है। अच्छा। हम तो 5-6 लोग थे, हमने कहा बस जी ठीक है, फिर आज भूत प्रीत से ही मिलकर चलेंगे। उसने मैं वही उतार दिया, कहने लगा मैं करीब नहीं आऊँगा। वो वहाँ का मकामी ड्राइवर होगा। मकामी ड्राइवर था। हम उतर के चले गए। उस जनाब वो ममटी भी इस कमरे जितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। सीढ़ियाँ चढ़ के उसके ऊपर हम बैठ गए, सारी रात हम गाने गाते रहे, सारी रात जिन भूत का इंतजार करते रहे। इंतजार करते रहे, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। फिर हमने उसको कहा, हमने कहा यार यहाँ तो कोई भी नहीं आया। वो कहता आपके गाने सुन के भाग गए होंगे वो। मतलब पहली बार पता चला कि जिन भूत जो हैं वो गानों से भागते हैं। हाँ, तो मतलब ये, हाँ, बहरहाल ये है कि ये इलाका देखने वाला है, इसको देखा जाना चाहिए। हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं, मेरे ख्याल में इमरान खान। इनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा ये बताओ ना, पहले तो ज़रा, जो मुझे मालूम है वो इसका तलफ़ुज़ डिरावर है, तो सही तलफ़ुज़ क्या है? सही डिरावर है ना? किला डिरावर। हाँ, डिरावर। हाँ। अच्छा, अब ये जो हमने जहाँ पे देखा था, यहाँ पे नवाब जो हैं उनकी कब्रें भी हैं, नवाब फैमिली की, और यहाँ से टनल्स हैं 2 बड़ी मशहूर, जो कहते हैं एक टनल बहावलपुर में कले तक जाती है, महल तक जाती है, और दूसरी अहमदपुर शर्किया। जी जी, ये बिल्कुल सही बात है। जी बिल्कुल। साबिक रियासत जो भावलपुर में सबसे बड़ा और जो मशहूर किला है, जो अब भी अपनी हैयत और शक्ल सूरत में मौजूद है, ये किला डिरावर है, जो भावलपुर शहर से 60 किलोमीटर, जबकि शहर अहमदपुर शर्किया से तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। यह किला जो चोलिस्तान के रेगिस्तानी लकोदक सहरा पर मुहित एक पुराने दरियाए यानी दरियाए हाकड़ा के किनारे आबाद किया गया था। आज तक तारीखी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि इस अजीम शान किले को किसने आबाद किया था। माजी के तारीख दानों ने तारीख खंगालने के बाद इसके तामीर कुनंदगान के कई मुख्तलिफ नाम बताए हैं, और इसी तरह खुद किला डिरावर के भी कई नाम बताए गए हैं। किसी ने दिलावर, किसी ने दिलावाह, तो किसी ने दिरावल, और किसी ने इसका मौजूदा राजुल वक्त नाम डिरावर ही लिखा है। तारीख की मजीद वर्क गर्दानी से पता चलता है कि इसी किले को भाटिया कौम के एक राजा बजेराव के बेटे देव रावल ने ही आबाद किया था। अच्छा। और बजेराव का ही खानदान इस पूरे इलाके पर हुक्मरान था। तारीख बताती है कि राजे, महाराजे और वक्त के शहंशाह अपने ठिकाने शहर और किले दरियाई किनारे पर ही आबाद किया करते थे। इसी बिना पर राजे बजेराव के बेटे देव रावल ने भी दरियाए हाकड़ा के करीब किला तामीर कराया, जो देव रावल के नाम से मौसूम हुआ, जो बाद में जमाने के तगय्युर और तबद्दुल के हाथों थपेड़े खाता और इख्तिसार की छलनी से गुजरता हुआ पहले देव रावल से दिरावल और बाद में दिरावल और डेरावर से डिरावर मशहूर हो गया। जिस वक्त खानदान अब्बासिया के अव्वल नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने 1724 में इसे फतह किया, तो इस वक्त भी इसका नाम किला डिरावर ही था। सही। चलिए, सदियों पहले, जी बोलिए। सदियों पहले ये इलाका एक सब्ज़ शादाब वादी पर मुश्तमिल था। इसे तारीखी दरिया हाकड़ा शराब करता था। ईंटें जो है बिखरी पड़ी है, क्या यहाँ पे भी जिस तरह बात की जाती है कि कुछ कहावतें फिर जोड़ी भी जाती हैं कि वहाँ पे सोना है, चांदी है, खजाने हैं बहुत बड़े बड़े, तो अक्सर लोग तलाश में निकल जाते हैं, खुदाइयाँ होती हैं, तो क्या इसका ख्याल रखा जा रहा है इंतजामिया की जानिब से? आसार कदीमा की जो इंतजामिया है, क्या उस पर देखभाल रखी जा रही है, या मामला जू का तू है जिस तरह और किलों का हो गया है? अच्छा, इसकी बहुत सारी रिवायत है, इसकी तामीर की कई रिवायतें। एक रिवायत के मुताबिक इसे एक जोगी ने बहुत सारा चांदी सोना बनाकर इसे महफूज करने के लिए तामीर कराया था। सदियों पहले यह इलाका एक सरसब्ज शादाब नदी पर मुश्तमिल था। इसे तारीखी दरियाए हाकड़ा सैराब करता था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं यही रिवायत में बहुत सा सोना चांदी यहाँ पे दाबा गया था, लेकिन मिला किसी को नहीं, है। और फिर यहाँ पर ये भी है, थैंक यू सो मच इमरान, और यहाँ पर ये भी है कि 4 सहाबा कराम की भी यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। खैर, इसकी तारीख बहुत लंबी है, हम उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिंगर और गिटारिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, हम मजे मजे के गाने सुनेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
गुड मॉर्निंग पब्लिक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सुबह आप लोगों को गाने सुनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप सब लोग फ्रेश हो जाएं। तो हमारे साथ दोनों सिंगर्स भी हैं और ये तो गिटारिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच उमर एंड थैंक यू सो मच हलीमा एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं आप कि कब से गा रही हैं और इसके म्यूज़िक के अलावा और क्या क्या कर रही हैं? मैं 7 साल की थी जब से मैंने इसका स्टार्ट किया, इस फील्ड का, मीडिया फील्ड का। और स्टार्ट तो मैंने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था और फर्स्ट टाइम मुझे बाबा ने सुना था तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि टैलेंट है तो इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर फर्स्ट मेरा रेडियो पाकिस्तान था, देन फिर आगे मैं जिसे कहते हैं ना आगे फॉरवर्ड होती गई। देन फिर मैंने विरसा किया जो कि वो मेरी एक रिकग्निशन बन गया माशाल्लाह। सो उसके बाद रिसेंटली अब मेरा एक कलाम भी रिलीज़ हुआ है, सगरी रैन। तो बस इसी तरह चलते रहते हैं। और मतलब बेसिकली तो मैं नात खान हूँ और सूफी सिंगर हूँ। सूफी सिंगर हैं और आपके फादर ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट बिल्कुल किया। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मुझसे भी पूछना चाहिए। अब आप बताएं। बेसिकली स्टार्ट कहाँ से लिया ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जुमला मैंने ना लेजेंड्स के मुंह से सुना हुआ है कि आर्टिस्ट जो है ना वो बनता नहीं है कभी, वो पैदा होता है। अच्छा एग्जैक्टली। तो जब से पैदा हुए हैं तब से ही। और फिर कैडेट स्कूल में से मैं पढ़ा हुआ हूँ तो वहाँ पर ड्रम्स होते थे। अच्छा। तो उसका थोड़ी बहुत सेंस हुई और फिर उसके बाद गिटार आया। तो मुझे घर वालों ने सुना, मेरे वालिद साहब जो हैं वो अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, वो सुनते बहुत अच्छा हैं, बारीक सुनने वाले। तो फिर उन्होंने मुझे प्रमोट किया। आप दोनों को आप लोगों के फादर्स ने सपोर्ट किया। रऊफ साहब मैंने ये अक्सर सुना है कि जिन बच्चों को उनके फादर की सपोर्ट होती है ना वो बहुत आगे तक जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस किया होता तो भी गुलकार बन जाती। नहीं मैं सही वाली फील्ड में आ गई हूँ, अपने मतलब की फील्ड में। अच्छा नहीं म्यूजिक तो सीखा था ना तुमने? म्यूजिक हाँ वो मैंने सीखा था, उसमें मेरे ग्रैंडफादर ने बड़ा की रोल प्ले किया। फादर तो मेरे हैं नहीं लेकिन उनकी सपोर्ट थी। खैर हलीमा तो सबसे पहले आप हमें क्या सुना रही हैं? हम टर्न बाय टर्न सुनेंगे, पहले हलीमा से और फिर उमर से। मैं अभी आपको सांसों की माला पे सुनाऊंगी। ओके वेरी डिफिकल्ट टू सिंग। एग्जैक्टली। ये कहाँ से इंस्पिरेशन नुसरत फतेह अली खान से ही आई या मतलब कोई और भी दरमियान में? ऐसा ही है, वो तो लेजेंड है माशाल्लाह। और उसके अलावा भी मैं मतलब सर के अलावा काफ़ी लोगों को सुनती रही हूँ माशाल्लाह। सब अपनी अपनी जगह बहुत कमाल काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मुझे लगता है हर एक से इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे ऐसा किसके लगता है। जैसे बनना चाहती हो? मैं वैसे कोई मुझे लगता फेमस है सिंगर जो आपने टारगेट सेट किया हो कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है? मुझे लगता है माशाल्लाह मैं किसी की जैसी तो नहीं बन सकती लेकिन अपनी एक रिकग्निशन होनी चाहिए जो कि बिल्कुल। अपनी पहचान बने। अपनी पहचान आप, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन जो होती है? बिल्कुल इंस्पिरेशन जैसे सर ने बताया नुसरत फतेह अली खान। बहुत अच्छा। कमाल। हरमीत आप कुछ पूछना चाहेंगे दोनों से? मैं आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया कि मैं खुद अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। हलीमा बड़ा मुश्किल होता है जो अभी आपने ये गाना गाया, बड़ा रियाज करना पड़ता है इस तरह के मुश्किल गानों के लिए। तो कितना टाइम आप पढ़ाई को देती हैं, फिर कितना टाइम आप रियाज को देती हैं? क्योंकि जाहिर बात है अगर आप रियाज नहीं करेंगे तो गला बैठ ही जाता है। तो थोड़ा सा ये बताइएगा, इस हवाले से पूछना था। हरमीत ये कह रहे हैं कि आपको आवाज़ शायद नहीं आई होगी कि कितना टाइम रियाज को देती हैं, कितना पढ़ाई को देती हैं, क्योंकि ये जो गाना आपने गाया है कवाली जो नुसरत फतेह अली खान गाते गाते इस तरफ आए थे और फिर उन्होंने क्लासिकल एक अंदाज में मतलब इसको पेश किया। बहुत ही मुश्किल सा था ये, मतलब इसको देखा जाए तो आप कितना टाइम आपको लगा प्रैक्टिस में और कितना टाइम आप साथ में अपनी स्टडीज़ को देती हैं? हाउ डू यू मैनेज बोथ थिंग्स? ऑब्वियसली जब स्टडीज़ भी साथ साथ हो तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। मेरे साथ भी इस तरह होता है लेकिन मेरा यही फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी है बिकॉज़ जब तक मुझे लगता है इंसान पढ़ाई करके बड़ी स्टेज पे नहीं पहुंच जाता है तो आपकी पहचान भी मुश्किल से बनती है। बिल्कुल। सो मैं जो हूँ सुबह तो नहीं मैं रियाज कर पाती जितना भी इसके हवाले से होता है। सुबह मेरी क्लासेस भी होती हैं स्टडी के हवाले से और यही होता है या तो दोपहर में या तो शाम के टाइम जो है मैं तकरीबन कोई 1 to 2 आवर्स इसको प्रैक्टिस करती हैं। चलें ज़बरदस्त हो गया। उमर हमें क्या सुनाने वाले हैं? मैं आपको माही आरती घड़ोली सुनाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। वो राग हीर भैरव। ये भी मुश्किल है। जी जी आपका प्रवीण बल्ला? हाँ जी जी ठीक है।
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। हलीमा और उमर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सुबह सुबह हमें मज़े मज़े के गाने सुना रहे हैं। अभी तो इन्होंने क्लासिकल सुनाया था, मज़ीद भी इनसे गाने सुनेंगे। लेकिन सिंगिंग में, म्यूज़िक में पढ़ाई साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में ये साइड ऑप्शन होनी चाहिए, मेन फोकस आपका आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और यही हम मैसेज अपने देखने वालों को, नौजवानों को भी दे रहे हैं। तो ये बताएं कि आपकी पढ़ाई क्या है, क्या पढ़ रही हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ। मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हैं। और इरादा क्या है, मतलब वो करने इरादा मेरा कि म्यूजिक में ही रहना है वैसे बस? नहीं, मैं जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी और साथ में जब ये सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया तो मैंने बेसिकली इसी फील्ड के हिसाब से चूज़ किया था। और मेरी आगे यही प्लान्स हैं कि मैं एंकर पर्सन बनूँ। अच्छा, आप भी अगर एंकर बनना चाहते हैं? जी जी। आजकल बहुत एंकर्स की भरमार हो गई है, कुछ और बन जाना एंकर का बनना। इतना अच्छा सिंगिंग का तुम्हारे पर टैलेंट है। बिल्कुल, इसको भी इंशाल्लाह जारी रखूंगी। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। और ये कि खबरें गा गा के पढ़ा करो। दूसरा एक हो जाए ना, कुछ सैंपल हो जाए कि अगर फर्ज किया कहें कि आज पबजी खेलते हुए एक नौजवान ने 2 फायर कर दिए, तो उसको कैसे गा के करोगे फिर? ये नहीं किया तो फिर एंकर भी बनना मुश्किल है, अगर ये ना किया आज तो। इसके लिए मजीद टैलेंट की जरूरत है। मजीद टैलेंट की जरूरत है। खबरें। चलें, आप बताएं आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं एग्रीकल्चर साइंसेस पढ़ रहा हूँ। एग्रीकल्चर साइंस, वही अभी ये बता रहा था। जी जी। कहाँ एग्रीकल्चर साइंस क्या है ये? और रऊफ साहब ने ब्रेक के दौरान कहा था कि आप पौधों को गाने सुनाया करोगे। एक्चुअली जो आर्ट है ना, जो गॉड गिफ्ट है, वो ये नहीं देखता कि मैं किस घर में आ रहा हूँ और किस एरिया में आ रहा हूँ। अच्छा। उसने आगे क्या करना है वो बस आ जाता है। सही है। उसका ताल्लुक सिर्फ दिल से है, दिमाग से है, रूह से है। एक सवाल सर आपने पूछना मैंने था मेरे दिल में था कि मैं पूछूंगा तुम कौन से घराने से हो, मुझे पहले समझ में आ गया। उसे कहना मैं एग्रीकल्चर या घराने से या फिर बेकार घराने से। बेकार घराने से। अब कौन पहले सुनाएगा, आप सुनाओगे कि आप सुनाओगे? मैं सुना। हाँ जी, कल चले चले, आप हमें फोक सुनाओगे, हमें कुछ? जी जी। वे माया तेरे वेखन। माया तेरे वेखन जी। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब हम बात करेंगे कुछ हार्ट डिजीज़ पर, क्योंकि हार्ट डिजीज़ जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। मर्दों में क्या, ख़वातीन में क्या, यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हार्ट की इश्यूज़ आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो कोविड की तीसरी लहर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसमें कहा जा रहा है कि जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनकी हेल्थ कंडीशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनमें एक हार्ट डिजीज़ के भी लोग आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी डॉक्टर अजमल हसन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हार्ट पेशेंट्स किस कदर प्रोन है कोरोना वायरस को कैच करने में, और उनको एक्स्ट्रा कॉन्शियस और केयरफुल कैसे रहना है? जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बड़ी शदीद भी है और हमारी कुछ अपनी कोताहियों की वजह से इसमें इसकी शिद्दत में इजाफा भी हो रहा है। तो हार्ट के पेशेंट्स जो हैं ख़ास तौर से, और वो पेशेंट्स जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनमें ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें शुगर है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, जिसमें लंग्स की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं और हार्ट के मसाइल हैं, ये लोग ज़्यादा प्रोन हैं और इन पे बड़े सीरियस इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस वजह से हम ये हमेशा एडवोकेट करते हैं कि प्रोफिलैक्सिस इज़ बेटर दैन क्योर। इन लोगों को एहतियात बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, और एहतियाती तदाबीर में जो सारे लोग बताते हैं कि जनाब एक सोशल डिस्टेंसिंग हो, 6 फुट से फासला जो ज़्यादा होना चाहिए, आपका मास्क का इस्तेमाल करें, आप हैंड वॉश करें, आप गैदरिंग में जाने से चाहे वो किसी किस्म की हो वो अवॉइड करें, और हम जो शेक हैंड करते हैं, हम जो हगिंग करते हैं उससे अवॉइड किया जाए, और अगर छींक आती है, खांसी आती है, को अपनी कोहनी को इस्तेमाल किया जाए रादर देन के हाथों को इस्तेमाल किया जाए। अगर इन चीज़ों पे हम एहतियात करें, और तीसरी चीज़ ये है कि गर्म पानी का इस्तेमाल, स्टीम का इस्तेमाल और क्यावे का इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल है। और जो हम 5 वक्त नमाज के लिए वज़ू करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन, क्योंकि ये जो हमारा कोविड के जो जर्म्स हैं, जो वायरस है, ये हमारे नॉस्ट्रल्स में, नाक में यानी, और गले के अंदर काफ़ी घंटों से लेके काफ़ी दिनों तक रहता है। और ये 3-4 चीज़ें जो मैंने गर्म पानी, वज़ू और उसमें नॉस्ट्रल्स को धोना और क्यावे का इस्तेमाल और स्टीम का लेना, इससे बहुत हद तक इसमें कमी आ जाती है, क्योंकि हम स्वालो करके पेट में ले जाते हैं और वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता। अच्छा डॉक्टर, ये फरमाइए, मतलब हार्ट की बीमारी बड़ी मतलब एक पेचीदा बीमारी हो जाती है जब बिगड़ जाए, तो
तो अब यहाँ पे कहाँ से आदमी को किस उम्र से शुरू कर देना चाहिए अपनी एहतियात, अपनी वो देखना कि मैं अब देख लूँ, टेस्ट कर लूँ, अपने आप को देख लूँ, आप जैसे लोगों के पास आ जाऊँ, वो बड़ा ज़रूरी है लोगों के लिए जानना। जी, बात यह है कि असल में मेनली जो 3 किस्म की बीमारियां होती हैं, एक तो जो बचपन में लेके बच्चे पैदा होते हैं उसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं, उस पे तो एक डिफरेंट है सिनारियो। दूसरी है एक वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ जो कि हमारी मुल्कों में जहाँ पे सोशो इकनॉमिकल कंडीशन जिस तरह की हैं कि रोमेटिक फीवर होता है, इन्फेक्शंस होती हैं बार बार, तो उसमें जो हार्ट के अंदर वाल्व्स हैं उनमें जाके लगता है और वो मिडिल एज जाके यंग एज में 10-15 साल के बाद हार्ट डैमेज करता है। एक तो वो है, लेकिन इस वक्त आई थिंक हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पे कि जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है जिसमें शरियानों की तंगी है। सारी दुनिया में ये डिजीज़ एक्चुअली ओल्ड एज में है, ठीक है, लेकिन अब ये यंग जनरेशन्स में भी आता जा रहा है और पाकिस्तान में ख़ास तौर से मैंने 18 इयर्स के लोगों को और 21 साल के लोगों पे भी बाईपास सर्जरी परफॉर्म की है। अच्छा, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि 45 की एज तक ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं हार्ट डिजीज़ से, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ से, बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन्स। और जो मर्द हज़रात हैं उनमें उसका चांस 45 ईयर्स की एज तक दुगना है। 45 के बाद औरतों और मर्दों में एक जैसा रिस्क है। उठता है तो हम जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। डॉक्टर साहब हमारे साथी हैं हरमीत जी। हरमीत जी सर, आप कुछ फरमा रहे हैं। डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब हम हमेशा देखते हैं कि हमारे माशरे में उमूमन ये होता है कि अगर कोई तकलीफ होती है, सीने में दर्द उठता है तो हम सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। क्या ऐसी अलामात है, ऐसे कैसे कौन से साइन है जिसकी वजह से हमें पता होना चाहिए कि ये साइन हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो हमें हॉस्पिटल, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अनकरीब वो मामलात ख़तरनाक भी हो सकते हैं दिल के मामले में? जी, इसमें से कोई शक नहीं। शायद मैं थोड़ा सा अब ये अगर उसको कंप्लीट कर लूँ, जो मैं छोटी सी बात कर रहा था, तो जो आपका जो पहला सवाल था, तो आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ, जवाब की तरफ, कि जो जिन लोगों में ये 45 के बाद उन लोग सारों के रिस्क एक जैसा है, तो उस वक्त एहतियात ज़रूरी बनती है कि हम रूटीन में आपके ब्लड टेस्ट कराएं जिसमें शुगर का देखें किसी को है या नहीं है, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करें, हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, और हम जिनकी फैमिली में ये हार्ट की डिजीज़ है उनमें ये ज़्यादा चांसेस हैं आम लोगों की निस्बत होने से, तो दे शुड बी मोर केयरफुल। तो हमें ये टेस्ट जो है ब्लड के टेस्ट और ECG अगर ज़रूरत हो, एको और ये चीज़ें जो फिर रेगुलरली अपना एक कार्डियक का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब हम आपकी तरफ आते हैं, जो आपने मेरे से सवाल पूछा है कि कौन से अलामात हैं हार्ट डिजीज़ के, जो चेस्ट पेन हो तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात ये है कि हार्ट की जो दर्द है वो इस तरह की होती है कि उमूमन आपको पता चल जाता है कि दैट इज़ समथिंग सीरियस। ठीक है, हम मैदे की दर्दों को भी, क्योंकि अगर अब हम देखें हार्ट अगर यहाँ पे है दिल के लेफ्ट साइड पे, लोअर साइड पे, तो मैदा बिल्कुल उसके नीचे है, ठीक है, उसके थोड़ा सा साथ लें तो इधर हमारा गॉल ब्लैडर है, ठीक है, और इन सारी चीज़ों की जो दर्दें हैं आलमोस्ट एक जैसी होती हैं, और इधर ही सामने पेनक्रियाज है। सम टाइम इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि यार आपको पहले भी था, तो वो बोलेंगे जी हमें 6 महीने से यहाँ छोटा सा दर्द होता था तो हम गैविस्कान ले लेते थे या जेंटेक ले लेते थे या राइजिक ले लेते थे, और हम समझ रहे थे कि ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है या हमें मैदे का मसला है। तो सम टाइम डिफ़िकल्ट है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि इसमें न सिर्फ दर्द भी होती है बल्कि इसमें घबराहट भी होती है, इसमें स्वेटिंग भी होती है, बड़ी टिपिकल पेन होती है। यहाँ से शार्प पेन है, it can radiate towards your jaws, it can radiate towards your left arm, both shoulders, both arms, और एक ख़ास किस्म की वीकनेस होती है, पल्पिटेशन भी होती है। लेकिन एक और सिनारियो है, एक किस्म के लोग और हैं जो डायबिटिक हैं। डायबिटिक लोग में 25 से 30 बल्कि 40% लोगों को दर्द नहीं होता। उनको पता उस वक्त चलता है कि हार्ट का मसला हो गया जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो उनको सिर्फ घबराहट होगी या सीने पे थोड़ा सा बोझ होगा या खाने के बाद वो थोड़ा सा अनईजी फील करेंगे,
या उनको सांस चढ़ेगा। तो ये लोग जो हैं ये ज़्यादा प्रोन है साइलेंट हार्ट अटैक होने के, तो उनको और भी केयरफुल होना चाहिए अगर शुगर हो तो। डॉक्टर साहब, आपने अलामात तो सारी बता दी हैं और लोगों को अगर ऐसी कोई अलामात है तो फौरी तौर पर अपने तिब्बी मौलिद से रुजू करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि आजकल 19 और 21 साल के आपने लोगों में देखा है उनके बाईपास हो रहे हैं। हमने ये देखा है कि जब हार्ट अटैक किसी यंग बंदे को होता है तो उसका सर्वाइवल रेट इतना नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब हार्ट अटैक एक 40 या 40 प्लस बंदे को हो रहा है तो उसका सर्वाइवल रेट है, वो बच भी जाता है। लेकिन यंगस्टर्स में सर्वाइवल रेट इतना नहीं है, सीधी डेथ होती है। तो इसकी क्या वजह है? उसकी आई थिंक यही वजह है कि जो हार्ट की कॉरोनरी आर्टरीज हैं, जो वेसल्स हैं, उनमें प्लैक्स बनते हैं जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो या डिफरेंट रीज़न से बनते हैं। जो यंग लोगों को होता है वो प्लैक अमूमन शुरू में जहाँ पे वेसल जो बाइफरकेट करती हैं शुरू में होता है एंगल पे, तो वहाँ पे वो एकदम अगर ब्रस्ट होता है तो एक्यूट एक्लूजन होती है, उसकी वजह से बहुत बड़ा एरिया इन्वॉल्व होता है, हार्ट प्री कंडीशन नहीं होता, तो वो इस वजह से वो कोप नहीं कर सकते, सडनली दे डाई। लेकिन वो लोग जो जिनकी एज ज़्यादा है उनमें डिजीज़ आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रही होती है और वो ओक्लूजन की वजह से हार्ट प्री कंडीशन होता है और वो चैनल्स बनना शुरू हो जाते हैं जिनको हम कोलैटरल्स कहते हैं। तो अगर एक दफ़ा वो बंद भी होता है तो दूसरे चैनल की वजह से वो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। आई थिंक दैट्स द ओनली गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, वो अक्सर रिक्शों के पीछे लिखा होता है कि दिल का बाईपास ना करवाएं, एक दफ़ा अजवा खजूर का वो गुठली का पाउडर बना के पिएं या खाएं, या मतलब वो मुझे तो वो कम से कम ऐसी बात लगती है कि जो एक एहतराम अपनी जगह, अजवा अगर मदीने के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत बनती है, लेकिन उसका इलाज से मुझे तो नहीं लगता कोई ताल्लुक़ है। अगर आपको दिल का मरज़ है तो आपको हर सूरत में अपना इलाज करना, दवा खानी है। जी, इसमें शक नहीं, बल्कि हमने ये ट्रायल शेख ज़ायद हॉस्पिटल में हमने हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने किया भी था जी अजवा खजूर का, बट उसका ज़ाहिर है कोई नतीजा नहीं निकला। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें, होम्योपैथिक हो, ये लोगों से दुआ कराना, बुज़ुर्गों के पास जाना, ये छोटे छोटे नुस्खे, लहसुन प्याज अदरक, ये चीज़ें जो अल्लाह ने सारी बनाई हैं उनके सारे को फ़ायदे हैं, सारे इस्तेमाल करें। लेकिन खुदारा जो आपको एडवाइस दी जाती है वो दवाइयाँ मेडिसिन की इस्तेमाल जो हम लोग एलोपैथिक देते हैं वो भी इस्तेमाल करें। अगर आपको कहा जाता है कि भाई एंजियोग्राफी करा के स्टेंटिंग करा लें तो वो ज़रूर कराएं, बाईपास कहा जाता है तो वो ज़रूर कराएं, तो सब कुछ साथ करें, लेकिन इसको इग्नोर ना करें क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे खुद पता है कि मेरा एक यंग कज़न था, उसको रोमेटिक वाल्वुलर डिजीज़ थी, 2 वाल्व उसके ख़राब थे, तो मैंने उसको सर्जरी एडवाइस की क्योंकि वो लास्ट स्टेजेस पे था। तो वो एक दिन उसको टाइम दिया, वो गायब हो गया, तो दूसरे हफ्ते आया तो उसने मुझे कहा कि जी हाँ अब मेरा बाईपास वो कर दें, वाल्व रिप्लेस कर दें, लेकिन सबसे पहले एको करा के देखें। मैंने कहा अच्छा एको करा देता हूँ, मैंने तो पिछले हफ्ते किया था, तो डिजीज़ उतनी थी। पता चला उसके साथ वाले ने बताया कि ये कुछ जिन बाबा थे, उनसे ऑपरेशन करा के आए थे, उन्होंने कहा था जाके देख लें। लेकिन इस तरह की सूरत हाल होती है। हम लोग ज़ईफ़ुल इतिक़ादी भी है और हर बंदा बचता है ऑपरेशन से भी और ज़्यादा प्रॉब्लम में जाने के लिए, तो हम उसको उनका देते हैं। साहब, रोमा ने जिस तरह पहले पूछा नौजवानों के बारे में, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अब जो रेशो है 30 से 35 ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप देखें तो एक कुछ ही अरसे में क्या वजूहात है? क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मोबाइल का यूज़ है, रात को देर से जागने की वजूहात है, या स्मोकिंग और या ड्रग्स लेने की वजूहात है जिसकी वजह से ज़्यादा नौजवान जो है वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं? आई थिंक आपने बहुत सारे रिस्क फैक्टर खुद ही बता दिए हैं। इसमें एक रिस्क फैक्टर है जो हमारे बस में नहीं है, दैट इज़ विरासत। यानी जिस फैमिली में आएँ और उसमें अगर डिजीज़ हो फादर की तरफ से, मदर की तरफ से, तो उनको आम लोगों की निस्बत होने का डबल चांस है। लेकिन अगर हम ये देखें कि बाकी जो रिस्क फैक्टर हैं वो सारे आपके कंट्रोल में हैं। स्मोकिंग की एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है, अब मेरा ख्याल ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। अगर शुगर है और वो कंट्रोल में नहीं है तो रिस्क और बढ़ जाएगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर है और उसको कंट्रोल में नहीं रखते तो बढ़ेगा। अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है तो फिर भी ये बढ़ेगा। चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और जो एक्सरसाइज का ना करना हमारे माशरे में इतना बढ़ गया है कि हम लोग
अगर कहीं पे शॉपिंग करने भी जाते हैं तो मकसद यही कमी होती है कि हम दुकान के अंदर अपनी मोटर बाइक या अपनी कार लेके चले जाएं, बाहर दूर ना गाड़ी खड़ी करनी पड़े। तो आई थिंक अगर इन चीज़ों का हम ख्याल रखें, और ये दूसरा एक है जो टेंशन जो हमारे माशरे में है, जो दौड़ लगी हुई है अर्ली मनी मेकिंग के, रातों रात अमीर होने में, ये भी बहुत है। मैं अपने बहुत सारे आने वालों को ये बताता हूँ, भाई हमारा एक काम है कि हम मेहनत करें, दयानतदारी से अपना फ़र्ज अदा करें, लेकिन बहुत सारे काम हम नहीं कर सकते, वो अल्लाह मियाँ पे छोड़ दें। वो है ना, वो बहुत सारे मसाइल हल करेगा। आप ख़त्म हो जाएंगे काम करते करते, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। सो टेंशन फ्री होकर सोएं और नमाज पढ़ें 5 वक्ती, और आप अपने लिए 24 घंटे में 1 घंटा निकालें एक्सरसाइज का। यू विल फिट एंड हेल्दी। एक नॉर्मल अच्छी खुराक इस्तेमाल करें। अगर आपके पास साफ़ पानी पीने के लिए है, अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, अल्लाह मियाँ ने जो चीज़ बनाई है हर का फ़ायदा है और सब खाएं, कोई गर्म कोई ठंडा कोई बादी कोई सफरावी नहीं है, हर चीज़ खाएं, बैलेंस के साथ खाएं। ओवर ईटिंग किसी चीज़ की भी होगी वो ख़राब करेगी, फास्ट फूड ख़राब करेंगे। बच्चे हमारे ज़रूरी है कि रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे ऑर्डर करके बिस्तर पे वो मंगवा के खा रहे होते हैं, विच इज़ रियली बैड। छोटी उम्र में वो मोटे हो रहे हैं, पैसे देकर बीमारी खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली। आपकी जो सारी बातें उससे कम से कम मुझे ये समझ आती है कि बैलेंस हर चीज़ में, मतलब खुराक में भी, लिविंग स्टाइल में भी, ज़िंदगी की दौड़ में भागे जाने की एक बगैर सोचे समझे उसमें भी बैलेंस कम से कम ज़रूरी है। बैलेंस लाइफ होगी तो ही आप बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकी जहाँ तक ये मुझे आपने बताया था, मैं छोटा सा इसमें ऐड ऑन कर दूँ। आपने शुरू में पूछा था कि जब आपको दर्द होती है और घर में है और आपको लगता है कि ये हार्ट का है, तो डिस्प्रिन हर घर में होती है, एक गोली लें, घोल के फौरन पी लें, ठीक है, ठीक। और अगर आपको बीटिंग का, रिदम का होता है तो सांस रोक के ज़ोर से खांसे, उससे वक्ती तौर पे होगा। एंड सीक फॉर मेडिकल एडवाइस, जो नियरेस्ट पॉसिबल आपके पास मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पे जाएं, वो आपको ज़रूर देख लेंगे। लेकिन अगर वो ECG भी कर लेंगे, वो आपके कार्डिक एंजाइम्स भी कर लेंगे, वो देख के वो जो खून पतला करने वाली ख़ास दवाइयाँ होती हैं जो एंटी कोगुलेशन है वो दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई टर्शरी केयर सेंटर है, कोई अच्छा यूनिट है, तो वहाँ पे चले जाएं। यानी कि अगर कोई मसला आ रहा है तो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल जाया जाए और उसको चेक करवाया जाए। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त बहुत है, हमें ब्रेक पर जाना है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजमल हसन हमारे साथ आज शो में मौजूद थे और काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें उन्होंने हमें बताई हैं। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करेंगे और इमरान याकूब हमारे साथ मौजूद होंगे। A+ के नाजरीन का शुक्रिया और पब्लिक न्यूज़ के नाजरीन के साथ हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक।